जदीद अदब की सरहदें जिल्द दोइम मजमून नंबर 2, जिसका उन्वान है साख्तियात और ओक्टावियो पाज। समाअत फरमाइए। पिछले चंद बरसों से अदबी हलकों में साख्तियात का जिक्र शिद्दत से हो रहा है। अदबी हलकों में ये बेचैनी भी है कि आखिर साख्तियात पर ये बहस मुबाहिसे क्यों हो रहे हैं। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हमारा एक फ़र्ज़ ये भी है कि हम अपने अहद के अदबी, फ़िक्री और इल्मी रुझानात से बाखबर रहें और साख्तियात के असरात जदीद अहद में ज़्यादा से ज़्यादा फैलते जा रहे हैं। इसलिए साख्तियात के बारे में हमारे नक्कादों की तहरीरें हमें बाखबर रखने में मदद ज़रूर देती हैं और ऐसा लगता है कि साख्तियात के मुताल्ले के बग़ैर बशरियात, लिसानियात और अदब का तसव्वुर नाक़िस रह जाएगा। 1991 का अदबी नोबेल प्राइज़ लातीनी अमेरिका के शायर और मज़बून निगार ओक्टावियो पाज को दिया गया है। आज हम इसके कुछ ऐसे ख़यालात आपके सामने पेश करना चाहते हैं जिनसे ज़ाहिर होता है कि इसकी फ़िक्र पर साख्तियात का कितना गहरा असर हुआ है। साख्तियाती अंदाज़े फ़िक्र का इज़हार उसके यहाँ कुछ इस तरह होता है कि उसकी राय में शायरी सिर्फ़ खुद आगही का नाम नहीं है, बल्कि शायरी अपनी तख्लीक आप करती है। ये सही है कि नज़्म कोई ना कोई लिखता ज़रूर है और कोई ना कोई पढ़ता ज़रूर है। इस लिहाज से नज़्म तारीख़ में ज़हूर करती है, लेकिन एक दूसरे ज़ाविये से। देखिए तो हकीकत कुछ और भी है, यानी ये कि नज़्म लिखते वक्त शायर को ये पता नहीं होता कि उसकी नज़्म कैसे होगी और क्या बन जाएगी। जब ये नज़्म ख़त्म हो जाती है और शायर इस नज़्म को पढ़ता है, तब उसे पता चलता है कि नज़्म क्या हो गई है। शायर खुद नज़्म का पहला कारी होता है, लेकिन इसके बाद नज़्म की ताबीरों और उसकी दोबारा तख्लीक़ात का सिलसिला शुरू हो जाता है। नज़्म मावराए तारीख़ इम्कानात का नाम है। नज़्म बजाय खुद कुछ नहीं होती, ये हम में और आप में होती है। हर शायराना मतन कुछ ऐसे स्ट्रक्चर को सामने ले आता है जो तमाम नज़्मों में मुश्तरक होता है। हर मतन इन स्ट्रक्चर्स का इस्तिस्ना भी होता है। नज़्म का सच्चा मुसन्निफ न शायर होता है और न कारी, बल्कि खुद ज़बान होती है। शायर और कारी दोनों वजूदी लम्हे हैं ज़बान के। ज़बान इनके ज़रिए कलाम करती है। शायर खुद अपनी आवाज़ के पीछे छुप जाता है, वो इस आवाज़ के पीछे छुपता है जो इसकी अपनी है, यानी ज़बान की आवाज़। ऐसी आवाज़ जो किसी की नहीं और सबकी है। हम चाहे इस आवाज़ को कोई नाम दें, विजदान, लाशऊर, इत्तेफाक, हादसा, इंकिशाफ, बहरहाल ये आवाज़ हमेशा गैरियत की आवाज़ होती है। इंसान दुनिया के बारे में ज़बान के ज़रिए सोचता है, बल्कि उसकी ज़बान ही कायनात के बारे में इसके विजन को मुतय्यन कर देती है। ज़बान माशरे की बुनियाद रखती है और ख़ुद एक माशरा होती है। आर्ट का नमूना खुद मुख्तार और ख़ुद मुक्तफ़ी होता है। आर्ट का नमूना एक ऐसा निशान यानी साइन है जो मानवियत और लाजानियत के दरमियान एक एक्सचेंज की हैसियत रखता है। ओक्टावियो पाज कहता है कि वो पहला माहिर लिसानियात हेम्बोल्ट था जिसने ये कहा, ज़बान बोलने वाले का इनफ़ाली इजहार नहीं होती। फिर हेम्बोल्ट के इन अफकार पर जिसने सबसे ज़्यादा तवज्जो की वो बेंजामिन वॉर्फ था। बाज़ कहता है कि वॉर्फ ने अपनी बातें दलीलों के साथ पेश की, इसमें तज्ज़िये की गैर मामूली सलाहियत थी। वॉर्फ ने अपने तज्ज़िये के लिए अमेरिका की इंडियन ज़बानों से मसलन होपी और माइन ज़बानों से इस्तिफ़ादा किया। वो कहता है कि वॉर्फ मजहबी आदमी था और उसे यकीन था कि इंजील के पोशीदा मानी की दरियाफ्त से साइंस और मज़हब का झगड़ा ख़त्म हो जाएगा। वॉर्फ अपने नज़रिए को लिसानी इजाफियत का नज़रिया कहता था। इसमें आइंस्टाइन की इजाफियत की तरफ बड़ा वाज़ेह इशारा मौजूद है। इसको वॉर्फ सापिर का नज़रिया भी कहा जाता है। सापिर के बग़ैर वॉर्फ अपना नज़रिया तामीर नहीं कर सकता था। वॉर्फ कहता है कि हम फितरत की तक़सीम अपनी ज़बान के मुताबिक करते हैं। इसने इजाफियत पर जोर दिया है, लेकिन ये इजाफियत तहज़ीबों की इजाफियत नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ़ ज़बानों से पैदा होने वाली इजाफियत है। माशरा ज़बान पर कायम है और ज़बान माशरे पर, लेकिन ये नाकाबिले हल मुअम्मा है कि ज़बान ने पहले माशरे को तामीर किया या माशरे ने ज़बान को। ये दोहरा ताल्लुक़ कैसे वाज़ेह हो? पाज कहता है कि यह मुअम्मा
میرے لیے تاریخ کا سب سے ناقابل حل معمہ ہے۔ روسو نے کہا تھا کہ معاہدہ عمرانی زبان میں ہوا ہے، وولف اس کو ایگریمنٹ کہتا ہے۔ اسی سے ملتا جلتا خیال وٹگنشٹائن کا بھی تھا، جو زبان کو ایک کھیل یا کھیلوں کا ایک سیٹ سمجھتا ہے۔ ہر زبان کے اپنے قواعد ہوتے ہیں جن کا اطلاق دوسری زبان پر نہیں کیا جا سکتا۔ وولف کہتا ہے کہ ہماری زبان ہماری منطق کو متعین کرتی ہے، اسی طرح ہمارے عالمی تناظر کا تعین بھی زبان کرتی ہے۔ زبان فرد سے زیادہ طاقتور ہوتی ہے۔ وولف کہتا ہے کہ ہم کائنات کی تصویر اپنی زبان کے مطابق دیکھتے ہیں۔ ہم تھوڑی دیر کے لیے تویوپوز اور وولف کو یہیں چھوڑ کر ساختیات کی تاریخ پر ایک نظر ڈالیں گے۔ لسانیات کے مختلف مکاتب نے ساختیات کا لفظ استعمال کیا ہے۔ سب سے پہلے ہمیں یورپ کی ساختیات اور امریکہ کی ساختیات کا فرق پیش نظر رکھنا چاہیے۔ یورپ میں ساختیاتی لسانیات کا آغاز 1916 سے ہوا، یعنی سوسیئر کی کورس ڈی لنگوسٹ جنرل یعنی کورس ان جنرل لنگوسٹکس ہے، لیکن اس کے نظریات ہمیں ہمبولڈٹ کے یہاں ملتے ہیں، ہرچند کے واضح شکل میں نہیں۔ سوسیئر کے علاوہ یورپ میں 20ویں صدی کے پہلے نصف حصے میں ساختیات کا پراگ اسکول موجود تھا، جس کی نمائندگی ٹرپسٹسکی اور رومن جیکبسن نے کی۔ یہ دونوں روس سے ہجرت کر کے پراگ آئے تھے۔ کوپن ہیگن میں ہجملسیف تھا اور لندن میں روپرفٹ، جس کا انتقال 1960 میں ہوا۔ اس کے پیروکار لندن اسکول کے ماہرین ساختیات کہلاتے ہیں۔ انہیں ساختیاتی لسانیات میں یقین تو تھا، لیکن ان پر سوسیئر کے اثرات بہت کم تھے۔ یورپ اور امریکہ کی ساختیات میں بہت سی چیزیں مشترک تھیں۔ یورپ اور امریکہ ان دونوں بر اعظموں کے ماہرین لسانیات ہر زبان کو ایک منظم، ہم آہنگ اور متحد نظام سمجھتے تھے اور ایک طرح کی ساختیاتی انفرادیت پر زور دیتے تھے۔ فرانس بوس انسانی زبان کی ساخت کا کوئی عمومی نظریہ پیش کرنے کے بجائے اس بات پر زور دیتا تھا کہ نامانوس زبانوں کے تجزیے کے لیے کوئی موزوں اور مناسب طریقہ کار دریافت کرنا چاہیے۔ بوس کے بعد جو دو اہم امریکی ماہرین لسانیات سامنے آئے، ان میں ساپیر اور بلوم فیلڈ کے نام بہت نمایاں ہیں۔ سافیر عمرانیات اور لسانیات میں یکساں قدرت رکھتا تھا۔ ہمبولڈٹ کا جو نظریہ تھا اس میں خیال اور زبان کے باہمی رشتے کی نوعیت بتائی گئی تھی۔ اس نظریے سے ساپر متاثر تھا، لیکن اس نظریے کو وولف نے اس طرح پیش کیا، سب کی توجہ اس نظریے کی طرف ہو گئی۔ 1956 میں جب وولف نے اپنا نظریہ پیش کیا، اس وقت سے یہ نظریہ عام ہو گیا کہ زبان ہی خیال اور مشاہدے کو متعین کرتی ہے۔ اسی کو وولف کا نظریہ کہتے ہیں۔ لیوی اسٹراس کا سب سے پہلا کارنامہ اس کی تصنیف ٹریسٹریس ٹراپیکیز ہے، جو عمرانیات کی کتاب نہیں بلکہ ایک ماہر عمرانیات کی ذہنی سوانح عمری ہے، جسے وقت کے تسلسل میں بیان نہیں کیا گیا ہے، بلکہ واقعات کے ظہور پذیر ہو جانے کے بعد مجموعی زندگی کے معنی کے پس منظر میں ان کا جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کتاب کا اہم حصہ اس سفر کے بارے میں ہے جو اس نے مرکزی برازیل میں وہاں کے باشندوں کے طرز زندگی کا مطالعہ کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس لیے یہ کتاب عمرانیات کی ابتدائی تحقیقات سے متعلق ہے، لیکن اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیوی اسٹراس کو عمرانیات کی یہ بنیادی تحقیق زیادہ پسند نہیں تھی۔ وہ مقامی باشندوں کے ساتھ رہا اور نہ ان کی زبان سیکھی اور نہ ان کے کلچر میں ڈوبا۔ لیوی اسٹراس نے عمرانیات کے بارے میں اپنی کتاب دا سیویج مائنڈ لوگوں سے دور رہ کر لکھی ہے۔ اسٹراس کہتا ہے کہ ہم فرانسیسی پہلی قوم ہیں جنہوں نے دوسروں کا مطالعہ شروع کیا، یعنی ہم وہ پہلے انسان ہیں جو اپنے آپ کو ڈیفائن کرنا چاہتے ہیں۔ ساختیات کے سلسلے میں اس کی کتابیں رشتہ داری اور ٹوٹم پسندی پر مصنف کا نوٹ ملاحظہ فرمائیے۔ ٹوٹمزم شمالی امریکہ کے شمال مغربی ساحلوں پر وہ انڈین جو ٹوٹمی عقیدہ رکھتے ہیں اپنا ٹوٹم اپنے گھروں کے سامنے گاڑے رکھتے ہیں تاکہ ان کا تشخص یا پہچان قائم رہے۔ ٹوٹم پسند اس کو کہتے ہیں جو کسی جانور یا مظاہر فطرت میں سے کوئی چیز وغیرہ جسے کسی خاندان یا ہم رشتہ جماعت نے اپنی علامت یا اپنے تشخص کا نشان قرار دیا ہو، اس میں یقین رکھتا ہو اس قسم کی کوئی علامت یا نشان جو کسی قبیلے کا، قوم یا خاندان یا جماعت کے لیے وجہ امتیاز ہو۔
टोटम पसंदी उस कबीले के रवैये को कहते हैं जिसमें किसी जानवर या पौधे के टोटम के तौर पर इम्तियाजी अलामत माना जाता हो। नोट मुकम्मल हो गया। साख्तियात के सिलसिले में इसकी किताबें रिश्तेदारी और टोटम पसंदी पर हैं। लेवी स्ट्रॉस का बुनियादी सवाल ये है कि आखिर तमद्दुन का ये निज़ाम इन लोगों पर कैसे मुनकशिफ हो जाता है जो इस पर बग़ैर सोचे समझे अमल करते हैं। तजिए का बुनियादी नज़रिया जैकब सोसन और सॉसियर के फिनोमिनी से लिया गया है। इन माहिरीन लिसानियात का कहना था कि हम सौती तनव्वु सुनते रहते हैं, लेकिन हमें ऐसी गुफ्तगू का तजुर्बा होता रहता है जिसे हम समझते हैं, यानी हम इस तनव्वु की ताबीर फिनोमिक निज़ाम में करते हैं। लेवी स्ट्रॉस की निगाह में साख्तियाती तजिए में तफ़हीम के निज़ाम का बुनियादी उनसर एक मुसल्लस की तरह होता है। एडमंड टिलीच ने इस साख्तियाती मुसल्लस की तशबीह ट्रैफिक सिग्नल की रोशनियों से दी है। इसमें सुर्ख रंग की रोशनी का मतलब ठहर जाओ, सब्ज रंग की रोशनी का मतलब है आगे चलो। ये एक दूसरे से मुतज़ाद सिग्नल हैं। इनके दरमियान जर्द रंग की रोशनी होती है, इन दोनों के दरमियान होती है। जर्द रंग की रोशनी सिर्फ सूरत हाल की तब्दीली का इशारा करती है। रिश्तेदारियों के निज़ाम की तशरीह लेवी स्ट्रॉस ने इसी तरह के एक मुसल्लस की सूरत में की है। साख्तियात ये बताती है कि इंसानी जहन किस तरह चीज़ों को अपने लिए बामायने बनाता है। लेवी स्ट्रॉस की किताब द सवेज माइंड का उन्वान भी इसकी दूसरी किताबों के उन्वानों की तरह तंजिया है। इस किताब में दूसरी किताबों के अलावा ये भी कहा गया है कि वो जहन जो हम लोग वहशियों की तरफ मंसूब करते हैं वो खुद हमारे साथ रहता है। ये किताब सार्तर और सार्तर के जैसे इन मुफक्किरों के खिलाफ है जो तालीमी निज़ाम की मौजूदगी से पहले के इंसानों को इंसानियत का दर्जा देने से इनकार करते हैं। इसके बावजूद ये किताब इसकी बुलंद मर्तबा तसनीफ़ असातीर का एक पेश लफ्ज़ लगती है। इस किताब में ये सवाल उठाया गया है कि इंसान दुनिया के बारे में किस तरह सोचता है। दूसरे लफ्ज़ों में कायनात किस तरह इंसान के लिए काबिल फ़हम बनती है, यानी इंसान के जहन में किस तरह चीज़ों के बारे में कोई मफ़हूम पैदा होता है। लेवी स्ट्रॉस ने अपने साख्तियाती मुसल्लस का इतलाक़ मौसीकी के सिलसिले में शोर, सरगम और ऐसे सुरों पर किया है जो सरगम में शामिल नहीं होते। उसने साख्तियाती मुसल्लस का इतलाक़ कल्चर पर भी किया है। सॉसियर का मंसूबा था कि वो सेमियोलॉजी यानी निशानियों की साइंस को आगे बढ़ाए, लेकिन सॉसियर का ये मंसूबा रूला बार्थ ने पूरा किया और इस इल्म को एक साइंस बना दिया जो निशानियों के सिलसिले में तहकीक व तफ्तीश कर रही है और ये बताती है कि समाजी ज़िंदगी में निशानियाँ किस तरह काम करती हैं। 1957 में रूला बार्थ की किताब असातीर शाया हुई और रूला बार्थ का शुमार इन ओरिजिनल मुफक्किरीन में होने लगा जिन्होंने ये बताया कि ज़बान, लिबास और हरकत व सकनात के ज़रिए हम किस तरह एक दूसरे तक इबलाग करते हैं। बार्थ ने कहा यह बात सरासर गलत है कि हम अपने जज्बात और एहसासात का इज़हार फितरी अंदाज में करते हैं, बल्कि इंसान किसी ख़ास लम्हे में इसका इज़हार नहीं करता, बल्कि वो निशानियों का एक मुफस्सल निज़ाम तश्कील देता है और इस मुकम्मल निज़ाम में निशानियाँ अपना काम करती हैं। वही रिवायात और निशानियाँ देखने और सुनने वालों के जहनों में मौजूद होती हैं जो ये ड्रामा देख रहे होते हैं। रूला बार्थ इस ख्याल को बिल्कुल ख़त्म करवा देना चाहता था कि निशानियाँ फितरी होती हैं। इसकी राय में बोर्जुआ और दरमियानी दर्जे के लोगों की ये खुसूसियत है कि वो इस ख्याल से चिमटे रहते हैं। मौजू हैत को मुतय्यन करता है और इजहार का सिर्फ एक ही तरीक़ा है, मुमकिन है वो फितरी तरीक़ा है। बार्थ ने अपने इस ख्याल को SZ में बिल्ज़ाक की कहानी के तज्ज़िये के सिलसिले में किया है। 1963 में फ्रांसीसी अलमिया निगार रासीन पर इसके एक मज़मून ने तहलका मचा दिया था। चुनांचे रासीन के इस ज़माने के सबसे बड़े मौक़िफ़ ने रूला बार्थ के ख़िलाफ़ एक सख्त मज़मून लिखा और ये बताया कि रूला बार्थ के तज्ज़िये में साख्तियात और फ्राइड की नफ्सियात मिली हुई है। बार्थ ने इसका ये जवाब दिया कि पढ़ने वालों को चाहिए कि वो रासीन के बारे में पिटे पिटाए ख्यालात को तर्क कर दें, फरसुदा ख्यालात से आज़ाद हों और रासीन के खेलों को जदीद नज़रियात की रोशनी में देखें। अदब की इस रोशनी में देखें कि अदब में ज़बान अपने आप से किस तरह जिद्दोजहद कर रही है।
رولاباد سسٹم ڈی موڈ میں لباس کا تجزیہ کرتا ہے اور اسے بھی ابلاغ کا ذریعہ قرار دیتا ہے اور اس بات پر زور دیتا ہے کہ ہم جس انداز سے لباس پہنتے ہیں اس میں زمانے کی روایت کے پس منظر میں ہم یہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ ہم کس قسم کا آدمی بننا چاہتے ہیں۔ ادب اور جنس کے سلسلے میں اس نے شخصیت کے اس پہلو کی نمائندگی کی ہے جس کا تعلق جنسیاتی لذتیت سے ہے۔ رولاباد کا بنیادی کارنامہ یہ ہے کہ اس نے ادب کو متن کی حیثیت سے پیش کیا اور الفاظ کے استعمال اور ان کے پیٹرنز پر زور دیا ہے۔ اس کا خیال تھا کہ ادب کو اس لیے پسند کیا جاتا ہے کہ ادب خود زبان کی عمل پر روشنی ڈالتا ہے، اس لیے پسند نہیں کیا جاتا کہ ادب ہمیں معاشرے کے بارے میں کچھ بتاتا ہے۔